हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में है बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और कंडक्टेंस क्या है और कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन होता है वो क्या होता है और उसके यूज से ओम्स लॉ को कैसे ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पर हमारा एक लास्ट में मैंने एक फॉर्मूला जो ड्राइव किया था, वहाँ पर हमारे एक आर का फॉर्मूला आया था जो कि क्या था हमारे पास ml डिवाइड बाई NE² A टाउ। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया था जिसका यहाँ पे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपको कहा भी था कि इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी पहले देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस सभी को पता होता है कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है कि भाई किसी भी सर्किट में जो करंट का अपोज करता है, जो चार्ज को फ्लो करने से रोकता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो कि आपका हमारा ओम्स लॉ होता था V=IR। सो यहाँ पे जो ये R था वो हमारा होता था कांस्टेंट, जिसको बोला गया था कि भाई ये आपका रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, कि भाई सर्किट में कितना करंट चलेगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। यदि आपका रेजिस्टेंस लो है, क्या है, यदि आपका रेजिस्टेंस कम है सो करंट क्या करेगा, करंट भी उतना ही ज़्यादा चलेगा, क्योंकि करंट का और रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो लो करंट पे क्या होगा बेटा, हाई रेजिस्टेंस होगा आपका। लो रेजिस्टेंस पे क्या होगा, आपका हाई करंट चलेगा। यदि आपका रेजिस्टेंस कम है, यदि आपका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस है आपका, सो करंट क्या चलेगा, करंट आपका लो चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास R का एक फॉर्मूला आया था यहाँ पे, जो क्या लिखा था ml/NE² A टाउ। यहाँ से हमें दिख रहा था कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा बड़ा कंडक्टर होगा उतना ही क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें कितना, उतना ही कम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अभी दूसरी बात, सपोज दैट कि जो आपका एक कंडक्टर है, मान लेते हैं ये आपका कंडक्टर है, आपने क्या किया, इसमें बैटरी अटैच कर रखी है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रखा है जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। इस कंडक्टर की लेंथ L है और जो इसका क्रॉस सेक्शन है ये वाला, वो क्या है आपका, एरिया A है, जिसका एरिया क्या है, A है। सो हम क्या देखते हैं कि जो प्रैक्टिकली देखा जाए, जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं बेटा, प्रैक्टिकल होता है, जिसका आप बार बार कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल करते हैं, एक ही ऑब्जर्वेशन को आप चेंज वेरिएबल कर करके देखते हैं, तो आपके पास क्या मिला कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। किसके ऊपर, एक तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है और दूसरा एरिया पे क्या होता है, इन्वर्सली करता है। कि जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, जितना एरिया कम होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। यदि हम इन दोनों फॉर्मूलों को कंबाइन करें तो आपके पास एक मिलता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जब आप प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को मैंने नाम दे दिया है रो। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं, जिसको बोला गया है कि जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा नाम रेजिस्टिविटी भी है, इसी को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। सो यहाँ पे ये क्या है, रो तो आपका कांस्टेंट है। सो आपके पास R का एक फॉर्मूला बना कि R क्या होता है, रो L/A होता है। कि जो रेजिस्टेंस है आपका वो लेंथ पे डायरेक्टली है और एरिया पे इन्वर्सली है। लेकिन जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये किसके लिए होती है, ये एक मटेरियल के लिए होती है, कि जिस चीज़ का आपका क्या बना हुआ है, जिस चीज़ का भी आपका कंडक्टर बना हुआ है। तो जो ये रेजिस्टिविटी होता है आपका, जो आपका रो है वो केवल किसके लिए होता है, एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए होता है, कि भाई किस चीज़ का मटेरियल बना है। अब ये रो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का तो आपको पता लग गया कि भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। यदि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब किस फैक्टर पे क्या डिपेंड करता है, रो किस पे डिपेंड करता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, रो कांस्टेंट है। सो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए क्या होता है, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब रो की यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि भाई रो क्या है आपका। सो अभी हम पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी वाला। तो जो आपका रो है उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, या इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हो जाएगा। सो रेजिस्टेंस होगा आपका ओम होता है, एरिया आपका मीटर स्क्वायर पर मीटर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या हो गया, ओम मीटर, इसे आप लिख सकते हैं ऐसे, ओम मीटर। सो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम मीटर होती है। ओके, सो ये था आपका रेजिस्टिविटी का हल्का सा पार्ट कि भाई रेजिस्टिविटी क्या है। अब यदि रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करने के लिए बोला जाए कि भाई रेजिस्टिविटी को डिफ़ाइन करो, तो आपको इस कांस्टेंट को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सो आपको एक बात पता है कि जब कोई भी कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी अदर वेरिएबल्स है उनको 1 मान लेते हैं। यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, कि जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो क्या है बेटा, 1 है, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी 1 मीटर है। सो आपका रो क्या हो जाएगा, रो आर के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है, क्या होता है वो, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज, क्या है, रेजिस्टेंस के बराबर है, रेजिस्टेंस कब, ऑफ ए कंडक्टर, क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है, कब, जिस कंडक्टर का विच हैज़ अ यूनिट एरिया एंड, जिसकी लेंथ भी क्या हो, 1 मीटर हो, एंड ए यूनिट लेंथ। सो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि भाई वो रेजिस्टेंस के बराबर है कब, जब आपका उस कंडक्टर का एरिया भी क्या हो, 1 हो, और लेंथ भी आपकी क्या है, 1 मीटर है। सो पहली बात तो ये कि भाई रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, आर एल अपॉन ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है ये, अब इस बात को ध्यान रखना। अगली बात क्या है, यदि मैं इसको रेजिस्टिविटी को थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं, सो ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो इसे आप एक शब्दों में यहाँ पे और लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या है बेटा, ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये केवल मटेरियल के चेंज होने से ही फ़र्क पड़ेगा इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि भाई मटेरियल आपने चेंज नहीं किया तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। यदि आपका डिफरेंट मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी, डिफरेंट मटेरियल सो डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अब बात आती है, क्या ये रेजिस्टिविटी लेंथ या एरिया पे डिपेंड करती है। अब आप ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला था वो था आपका आर ए अपॉन एल था, तो यू कैन से कि सर जी ये तो डिपेंड करती है। तो बेटा यहाँ पे जो आर है वो कांस्टेंट है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई यहाँ से जो आर है वो एरिया और एल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वाले फॉर्मूले में तो जो रो है वो कांस्टेंट टर्म है। अब आपको कैसे पता कि ये कांस्टेंट एल और ए पे डिपेंड कर रहा है, तो अभी हम वही निकालते हैं कि भाई रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो जो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे लास्ट वीडियो में, जब हमने ड्राइव किया था डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सो वहाँ से हमारे पास आर का फॉर्मूला आया था एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इस फॉर्मूले को यदि मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग कर दो इसकी किसके साथ में, जो हमारे पास अभी फॉर्मूला आया है आर का, क्या था फॉर्मूला, रो एल अपॉन ए। यदि हम इन दोनों फॉर्मूले की कंपेयर करें तो आपके पास क्या बनेगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए।
एल अपॉन ए कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास जो रो आया वो आ गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। एक बार 2 मार्क्स में ये भी प्रूफ करने को आया है कि आप प्रूफ करें कि जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट और टाइम विच मीन्स कि रिलैक्सेशन टाइम, कि ये केवल रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। अब आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, एम पे डिपेंड करती है, एन पे ई पे डिपेंड करती है। तो देखो यदि आपका एम और ई तो फिक्स ही है इलेक्ट्रॉन के केस में, और आपका कंडक्टर फिक्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी चेंज नहीं होगी। सो केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, ये रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। सो जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रिलैक्सेशन टाइम। अब यार रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगी। अब कैसे होगा, अब आपको पता है कि भाई रिलैक्सेशन टाइम कैसे डिपेंड करता है, ये केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। यदि टेम्परेचर में चेंज आता है तो रिलैक्सेशन टाइम में चेंज आता है, यदि इसमें चेंज आएगा तो रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा। अभी देख लेते हैं हम, यदि हम किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो आपके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे ही आपने उसे हीटअप कर दिया, हीट करते क्या हुआ, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी हो गई, एनर्जी ज़्यादा होते ही क्या होगा, वो जल्दी ट्रैवल करेगा। तो जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम 10 सेकंड ले रहा था अब वो 2 सेकंड लेगा। मतलब आप उन दोनों के जो रिलैक्सेशन टाइम था, जो 2 कोलिजन के बीच का टाइम था, वो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा, घट गया। यदि रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो क्या हो गया, रेजिस्टिविटी बढ़ गई। इसका मतलब जिसका रिलैक्सेशन टाइम कम है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। सो टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी का भी एक यहाँ से रिलेशन मिल गया आपको कि जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा सो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। सो ये था आपका रेजिस्टिविटी वाला कि रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है। तो केवल और केवल रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, वो पूरी एक फिक्स रहेगी। मटेरियल का यदि आप हीटअप नहीं करेंगे तो जितने टेम्परेचर पे आप ले रहे हैं उतने टेम्परेचर पे लेते रहिए आप रीडिंग्स, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी किसी भी मटेरियल की। क्योंकि क्या है, रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो किस किस पे इंडिपेंडेंट है, इस चीज़ को भी नोट डाउन करेंगे। किस पे इंडिपेंडेंट होती है, ये लेंथ एंड एरिया पे इंडिपेंडेंट है। क्या है, लेंथ और एरिया पे ये इंडिपेंडेंट होती है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ L है और एरिया A है, ठीक है। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को हमने लेंथ में डबल कर दिया, L हो गया इसका 2L, लेकिन इसका एरिया हमने हाफ कर दिया। देन फाइंड इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये क्वेश्चन है आपका कि भाई आपके पास एक कंडक्टर था, लेंथ जिसकी L थी, एरिया जिसका A था, आपने लेंथ को ट्वाइस किया, एरिया को हाफ किया, तो आप ये बताना है आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ा। देखो बेटा, आपने पहले ही देखा है यहाँ पे अभी कि जो रेजिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का जिक्र नहीं आया। इसका मतलब टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया है। सो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी, चेंज नहीं हुई है, वो कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी क्या हो गई आपकी, डज नॉट चेंज, ठीक है। बात आती है रेजिस्टेंस पे, क्या रेजिस्टेंस फ़र्क पड़ेगा। यस, रेजिस्टेंस जो आपका इनिशियल था R था आपका रो L अपॉन A, लेकिन जो अब हो गया आपका R डैश, रो तो सेम है, L क्या हो गया, L आपका ट्वाइस ऑफ L हो गया,
लेकिन एरिया क्या हो गया, एरिया A/2 हो गया। सो 2 घूम के ऊपर गया तो ये क्या हो गया 4ρL/A। ये आपका पहला रेजिस्टेंस था तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। सो आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया बेटा 4 टाइम्स हो गया, लेकिन रेजिस्टिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ा। सो जो हमारी अगली वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टिविटी पे कब फ़र्क पड़ेगा, यदि हम टेम्परेचर को चेंज कर दें या फिर कहीं कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको वॉल्यूम को कंसीडर करके रेजिस्टिविटी को फाइंड आउट करना है। सो अभी हम पढ़ते हैं, ये था हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। अभी देखते हैं हम कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस क्या होते हैं। तो अभी हमारे पास फॉर्मूले आए थे। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस था आपका ρL/A, ठीक है। और जो रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला हमारे पास आया था रो का, कि ये होती है आपकी M/NE²τ। ये आपके पास 2 फॉर्मूले आए कि ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपकी है बेटा रेजिस्टिविटी। अभी देखते हैं हम कंडक्टेंस क्या होता है। देखो जो कंडक्टेंस होता है उसे यदि मैथमेटिकली देखा जाए तो वो होता है रेजिस्टेंस का उल्टा। इसको रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यू कैन से 1 रेजिस्टेंस होता है आपका कंडक्टेंस। यदि मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो ये क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस को आप G से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ इसे R से डिनोट करते हैं ना, ऐसे इसको G से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा G = 1/R। सो R का फॉर्मूला आपका पता ही है आपको क्या होता है, ρL/A होता है। तो सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। सो टर्म उल्टे होने का मतलब क्या है कि A चला जाएगा आपका ऊपर, रो और L रहेंगे नीचे। सो आपका G का फॉर्मूला ये बन गया। अभी आपने पढ़ा कि भाई जो रो की यूनिट थी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी, और रेजिस्टिविटी की यूनिट थी आपकी ओम मीटर। ओम मीटर को एक टर्म और बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, इसको मोह बोलते हैं। नहीं तो जी को देख लेते हैं। हमारे पास जो जी का फॉर्मूला आया ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे ए आपका क्या है, एरिया आपका हो गया मीटर², लेंथ का आपका मीटर आ गया, और रो की आपकी यूनिट है आपकी क्या है, ओम मीटर है, ओम मीटर। तो ये बन गया आपका ओम इनवर्स। ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे कि भाई ये 1/R है, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम इनवर्स हो गया, जिसको हम बोलते हैं ओम इनवर्स। का मतलब है कि आप इसे उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा मोह, MHO। सो इसे मोह बोलते हैं, मोह या साइमन बोला जाता है। जो आपका कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, मोह होती है या फिर साइमन होती है, और रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर होती है, रेजिस्टेंस की ओम होती है। अभी देखते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। जैसे हमारा कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा, इसी तरह कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर की, जो क्या हो जाएगी आपकी उल्टी हो जाएगी रेजिस्टिविटी की। तो ये आपका होता है 1 रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या थी आपकी, 1/ρ थी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो 1/σ क्या हो जाएगा, 1/ρ, इसको उल्टा कर दीजिए आप। तो आपके पास बेटा फॉर्मूला बन गया NE²τ/M। तो ये आपका हो गया किसका फॉर्मूला, कंडक्टिविटी का, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। यहाँ पे यूनिट थी ओम मीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम -1 मीटर -1, और ओम -1 को क्या बोलते हैं हम, मोह बोलते हैं। सो इसे हम बोल सकते हैं मोह मीटर -1 या फिर साइमन मीटर -1, साइमन पर मीटर। ये होती है आपकी किसकी, कंडक्टिविटी की यूनिट। सो हमारी ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इस पे रेजिस्टिविटी पे बेस, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में हम वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।